हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वाली अनु मैम। और कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ओके, सो थैंक यू सो मच जो आप इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं और आप मुझे इंकरेज कर रहे हैं कि मैं अपनी मेहनत को ऐसे ही जारी रखूं आपके साथ। और डेफिनेटली हम ऐसे ही काम करने वाले हैं और आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई होने वाला है। जो आप इतनी शिद्दत और इतनी मेहनत से लगे हुए हैं, मतलब अमेजिंग। ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारा सिलेबस जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको बोला था कि हमारा सिलेबस जो है वो 23 जून तक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा क्योंकि अभी अगर मेरे को जैसे ध्यान आ रहा है तो हमारा जो सिलेबस बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, एक हमारा किंगडम बचा हुआ है, दैट मीन्स आपका प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम बचा हुआ है, 2 ब बिग टॉपिक्स। ठीक है? सो हमारा एक प्लांट किंगडम बचा हुआ है, एक एनिमल किंगडम बचा हुआ है, जेनेटिक्स बचा हुआ है और इवोल्यूशन बचा हुआ है। सिर्फ़ हमारे यही टॉपिक जो बड़े टॉपिक है मैं कह सकती हूँ वो बचे हुए हैं, बाकी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं अभी मैं उनको बता देती हूँ कि आप जब प्लेलिस्ट चेक करोगे तो क्रैश कोर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे सारे लेक्चर्स हैं, वहाँ पे इकोलॉजी है, वहाँ पे आपको सेल मिलेगा, वहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको मोल बायो मिलेगा, वहाँ पे आपको इकोलॉजी कंप्लीट मिलेगा। तो ये जो बिग चैप्टर्स हैं, बिग यूनिट्स हैं, वो यहाँ पे कंप्लीट है। सिर्फ़ ये 4 चैप्टर्स रहते हैं, प्लांट, एनिमल, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। उसके अंदर से जेनेटिक्स में भी मैं आज कर दूँगी इसकी कंप्लीट। तो पहले आपको ये लेक्चर मिलेगा, उसके बाद आपको लेट नाइट जेनेटिक्स का ने लेक्चर जो है वो भी मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपका इवोल्यूशन और उसके बाद प्लांट और एनिमल। तो प्लांट को मैं 1 दिन बनाऊँगी और एनिमल को 1 दिन पहले मैंने सोचा था कि एक मैराथन रखती हूँ, जिसके अंदर कंप्लीट आपका जो अ, क्लासिफ़िकेशन है इसको रखते हैं। इसमें प्लांट और एनिमल दोनों रखते हैं, बट मुझे लगा कि वो शायद थोड़ा आपके लिए भी हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि दोनों चीज़ों में बहुत याद करने वाली चीज़ें हैं। वो याद करना इतना एक साथ थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी हो जाएगा, तो मैं पहले कितना ईज़ी तरीके से हो सकता है वैसे एनिमल कराऊँगी, उसके बाद प्लांट और उसके बाद फिर क्या होगा कि जो भी हमारे छोटे-छोटे टॉपिक्स बचते हैं, जैसे छोटा-सा टॉपिक बायोमॉलिक्यूल बचता है, छोटा-सा टॉपिक प्लांट के हार्मोन बचते हैं, छोटा-सा टॉपिक आपका बायोलॉजिकल क्लासिफ़िकेशन जो है उससे बचता है, इसमें एल्गी वगैरह वो सब है। तो आपने ये छोटे-छोटे टॉपिक्स जो बचेंगे, इनको हम उसके बाद कवर कर लेंगे। मतलब हर दिन मैं अगर अ, 15 मिनट का भी एक वीडियो डालूँगी, तो वो छोटे-छोटे सारे वीडियो जो है आपके कवर हो जाएँगे टॉपिक्स, उसमें आपको कोई स्ट्रेस नहीं करना है। तो मेरी तरफ से 23 तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, इन नोट्स को रिवाइज़ करना है और ऐसा नहीं है कि मैं 23 के बाद गायब हो जाऊँगी, मैं आपके साथ ही हूँ, उसके बाद मैं रिवीजन कराऊँगी मल्टीपल टाइम आपका, ठीक है? तो आपने कोई स्ट्रेस नहीं लेना है बायोलॉजी का, मैं हर एक चीज़ का रिवीजन आपको मल्टीपल टाइम कराने वाली हूँ, ठीक है? क्योंकि 20 एक बार मुझे भी स्ट्रेस है कि सिलेबस खत्म करूँ, तो मैं सिलेबस पहले खत्म कराऊँगी, उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, बहुत बार रिवीजन करेंगे चीज़ों का। हम जो है क्वेश्चन्स का भी रिवीजन करेंगे। मैं मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने 15 से 20 मॉक टेस्ट बना लिए हैं। तो आज तो क्योंकि ये पेपर सॉल्व कराना ज़रूरी था, तो ये कराएँगे। उसके बाद फिर आपके आपके पेपर तक मतलब 2 जुलाई तक आपने रोज़ एक मॉक मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना है, तो एक मॉक टेस्ट की वीडियो आपके पास ज़रूर आएगी रोज़ और उसके साथ जो भी आपके टॉपिक्स चल रहे होंगे वो चलेंगे, अगर टॉपिक खत्म हो जाएँगे तो आपका रिवीजन क्लासेस चलेंगी, ठीक है? तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल पैनिक नहीं लेना है, एकदम ईज़ी रहना है। जो लोग नए भी जुड़े हैं मैं उनको बोलूँगी कि आप लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं है, अभी टाइम बहुत बचा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि कल ही पेपर है, अभी टाइम बचा हुआ है। मुश्किल से मेरी वीडियो भी कितनी होंगी 15-16 वीडियो हैं जो मैंने क्रैश कोर्स बनाया है, तो आप रोज़-रोज़ एक वीडियो भी देखोगे तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है? बस आपको मेहनत और लगन से लगना है। जो मेहनत और लगन से लगेगा उसका हो जाएगा। मैं सच कह रही हूँ ये बात, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये पेपर है 2023 का पेपर है, इसके बाद एक पेपर और रह जाएगा उसको सॉल्व करेंगे, देन पेपर भी हमारे फिनिश हो जाएँगे सभी, है ना? चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने जा रखे हैं। मतलब आपको अभी बैठना है और ये सोचना है कि मैं एग्ज़ाम हॉल में हूँ और मैं ये पेपर दे रहा हूँ, ठीक है? आपने ये आज हम सिर्फ़ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आज हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन्स को टैकल कैसे करना है, ठीक है? एग्ज़ाम हॉल में जाके क्वेश्चन्स को टैकल कैसे करना है, हम ये भी सीखेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, बाद में कुछ बीच में जो ज़रूरी बातें होंगी मैं आपको बताती रहूँगी। हेटेरोसिस्ट आर द सेल प्रेजेंट इन हेटेरोसिस्ट कुछ सेल होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया में,
सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में, केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में, या फिर हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर? तो आपने इसका आंसर सोचना है और बताना है, ठीक है? सो यहाँ से जो हमारा आंसर है दैट इज हेटेरोसिस्ट, एक तरह की सेल होती है जो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजिनेज। क्या नाम होता है? नाइट्रोजिनेज। वो जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो ऑक्सीजन से बहुत शर्माता है, मतलब उसको लगता है ऑक्सीजन मेरे सामने ना आ जाए वरना मैं मर जाऊंगा, ऐसे वाला सीन है उसका। तो उस नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन से बचा के रखने का काम किसका होता है? हेटेरोसिस्ट का होता है। सो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्प्लाइजोसोम? कौन सा एक पार्ट नहीं है स्प्लाइजोसोम का? ठीक है, स्प्लाइजोसोम हमने पढ़े थे किसके अंदर? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, जो हमने पोस्ट ट्रांसलेशन के अंदर पढ़ा था, पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग के अंदर पढ़ा था। तो स्प्लाइजोसोम ऐसे प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली जो क्या करते हैं, जो प्री एमआरएनए को एमआरएनए में चेंज करते हैं, ठीक है? जब जो हमारा प्री एमआरएनए होता है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इंट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे एक्सॉन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंट्रॉन्स को निकाल देते हैं और एक्सॉन्स को जोड़ देते हैं। सो जब आप देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लाइसोसोम तो उसके अंदर प्री एमआरएनए तो होगा ही, ठीक है? उसके बाद क्या होंगे, 5 टाइप के एसएनआरएनए होते हैं जिसको हम स्नर्प्स बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है, कुछ नॉन एसएनआरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर भी होते हैं, राइबोजाइम नहीं होते हैं, राइबोजाइम नहीं होते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे क्या होएगा, क्या नहीं होता है आपसे पूछा गया है, तो राइबोजाइम नहीं होते हैं। राइबोजाइम हेल्प इन ट्रांसलेशन, नॉट पोस्ट ट्रांसलेशन। व्हाट इज द स्टॉक वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन ए हेल्दी इंडिविजुअल कार्डिक साइकिल? सो अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे आपको 90% पेपर ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरा पढ़ा हुआ है, मैं इसको जानता हूँ, ऐसे वाला है ना? लेकिन 10% पेपर आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या पूछ लिया? मैं आपको अभी ऐसे क्वेश्चन दिखाऊँगी। मतलब एक फैक्ट जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब एज़ ए टीचर मैं आपसे झूठ नहीं कह सकती कि मैं ये बोल दूँ कि आप मेरे नोट्स पढ़ के जाइए, मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ के जाइए और 100% उसी में से आएगा। 100% बेटा कुछ नहीं होता। मतलब मैं कैसे ही 100% की गारंटी दे दूँ? मैं तो नहीं हूँ पेपर बनाने वालों में से, ठीक है? मैं तो यहाँ अपनी मेहनत कर रही हूँ, जो मैंने सीखा है, जो मैंने एनालाइज़ किया है, मैं वो आपको बता रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये एश्योरिटी दे सकती हूँ कि जो आप क्वेश्चन्स करोगे उसमें से 90% हमने जो पढ़ा है उसमें से आएगा। लेकिन 10% मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं, ठीक है? और वो हर पेपर में डाले जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पेपर में डाले जाते हैं। आप किसी भी पेपर को लेके, आप नीट का पेपर, आप सीएसईआर का पेपर, आप यूपीएससी का पेपर, आप कोई भी पेपर लेके देखिए, हर पेपर में 5 से 4 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि आपका वहाँ पे पैनिक लेवल चेक होता है। जैसे आप 4 क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हो कि अरे! मेरे को पेपर नहीं आ रहा, मेरा पेपर खराब हो गया। बट और भी तो क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन से तो नहीं होने वाला। हम तो सोच के भी यही जा रखे हैं कि हमने अपने पेपर में कितने लेके आने हैं, हमने 50 नंबर बायोलॉजी में से लाने हैं, 50 नंबर हमें उधर से लाने हैं, 100 नंबर का पेपर करके आना है। ठीक 100 नंबर का पेपर करके आना है, ठीक है? पेपर तो सारा ही करके आना है। सो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, वो पैनिक करने के लिए ही डाले जाते हैं क्योंकि आप टेस्ट सिर्फ ये नहीं होता ना कि आपका नॉलेज चेक हो रहा है, टेस्ट मतलब आपका मेंटल लेवल भी टेस्ट हो रहा है कि आप कितना अ, सिचुएशन में कितना आप स्टेबल रह पा रहे हो। ये भी टेस्ट है आपका, ठीक है? सो ऐसे भी जब क्वेश्चन आएँगे तो मैं आपको बताऊँगी कि ये क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ द बॉक्स वो लोग पूछते हैं, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये तो हमने कल ही पढ़ा था। ये तो मतलब जो कल की मैराथन थी उसमें मैंने बताया था आपको कि स्टॉक वॉल्यूम जो होता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर वो कितना होता है। तो कितना होता है बताइए? कल ही हमने पढ़ा था, इट इज़ 70 ml, ठीक है? अब मान लो इन्होंने पूछ लिया स्टॉक वॉल्यूम, तो ये नेक्स्ट टाइम क्या पूछ सकते हैं? नेक्स्ट टाइम ये पूछेंगे व्हाट इज़ कार्डिक आउटपुट, ठीक है? नेक्स्ट टाइम क्या पूछेंगे? कार्डिक आउटपुट क्या होता है? सीओ। तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है? यहीं पे याद कर लेते हैं, स्टॉक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्या होता है स्टॉक वॉल्यूम? आप तो देख के बता सकते हो, 70 इनटू हार्ट रेट कितना होता है? 72। किसी का बढ़ा हुआ है तो देख लेना, ठीक है? इतना होता है। अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो ये लगभग 5 लीटर आएगा, मतलब लीटर में जब आप निकालोगे तो 5 लीटर आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ कार्डिक आउटपुट, तो आपने क्या बोलना है? 5 लीटर, ठीक है? और स्टॉक वॉल्यूम 70 ml। Okay, now predict a protein molecule have a sequence of following amino acid.
यहाँ पे हमें ये एक अमीनो एसिड का चेन दिया गया है, प्रोटीन दिया गया है, उसमें ये अमीनो एसिड्स हैं और आपने पता करना है कि इनका डीएनए के अंदर क्या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसिंग रहा होगा, ठीक है? ये आपने याद रखना है। तो इसके लिए क्या याद होना चाहिए? इसके लिए आपको याद होने चाहिए जो जेनेटिक्स के अंदर सॉरी जो मोल बायो के अंदर जितने भी आपके जेनेटिक कोड है, वो सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है? तो जैसे मेथियोनिन के लिए क्या कोड है, फिनाइल के लिए क्या कोड है, सीरीन के लिए क्या कोड है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन हैं मतलब हमारे पास 22 अमीनो एसिड हैं जिनके 64 कोडोन हैं, तो हर एक कोडोन आपको याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस डाले जाते हैं ताकि आपका दिमाग खराब हो पेपर में, लेकिन हमें अपना दिमाग खराब नहीं करना है, ठीक है? होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी क्वेश्चन है करने के लिए, ठीक है? आपने ये सोचना है। तो क्योंकि अभी ये पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू तो हमें छोड़ के जाना ही नहीं है। क्या पता इसी तरह का सेम क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पता इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। तो पीवाईक्यू है तो अभी इसे याद कर लेते हैं, ठीक है? देखो मेथियोनिन के लिए जो होता है वो क्या होता है एयूजी होता है, एयूजी, एयूजी, एयूजी इसको कट कर देते हैं। देखो इतना ऑप्शंस को भी इतना डिफ़िकल्ट बनाया है कि अगर आपको एक भी पता है, जो कि मेथियोनिन का सबको पता होता है एयूजी होता है, ठीक है? स्टार्ट कोडन होता है। उससे आगे आपको फिनाइल का पता होना चाहिए, उससे आगे आपको सेरीन का पता होना चाहिए, फिनाइलएलनिन का पता होना चाहिए और सेरीन का पता होना चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो, ठीक है? सो ये आपका ऑप्शन सेकंड है दैट इज़ फिनाइलएलनिन के लिए होता है यू और सेरीन के लिए होता है यूसीयू। अब एक ही नहीं है और भी कोडन हो सकते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा-सा ट्रिकी है। आप इसको सिर्फ़ मेमोरी बेस ही कर सकते हो, इसमें नो लॉजिक, ठीक है? तो अभी पीवाईक्यू है तो आप इसे याद कर लीजिए कि ये हो जाएगा आपका एयूजी, यूयूए और ये, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट है और एक उसका एक्सप्लेनेशन है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन ह्यूमन आई देयर आर 3 काइंड ऑफ कॉर्न सेल व्हिच प्रोसेस देयर कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्ड टू रेड लाइट, ग्रीन लाइट एंड ब्लू लाइट। ठीक है, ओके। व्हेन दीज कॉर्न्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली इन ए सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस। ठीक है, जब ये सब मिलते हैं तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बात बिल्कुल ठीक है। दोनों चीज़ें जो हैं एकदम करेक्ट है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ इसको क्या बोलते हैं? MALT माल्ट। ये आपको कहाँ मिलता है? ये पूछा जाता है। तो माल्ट के बारे में जब भी एक लिम्फोइड टिश्यू है, जहाँ भी आपको पूछा जाएगा, तो जो भी आपकी बॉडी में लाइनिंग्स होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है, यूरोजेनिटल है, जैसे कि डाइजेस्टिव है, जहाँ भी लाइनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? आप माल्ट कहते हैं, ठीक है? सो रेस्पिरेटरी की लाइनिंग, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर द करेक्ट। सभी के सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, ठीक है? मेटल एज ए कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर हमने पढ़े थे पोल्यूशन वाले चैप्टर में, इन्वायरमेंटल इश्यूज के चैप्टर में, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो एयर पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए कुछ कैटालिटिक कन्वर्टर यूज किए जाते हैं, जो क्या करते हैं बुरी गैसों को अच्छी गैसेस में चेंज कर देते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर कौन सी मेटल यूज की जा रही है ये पूछा जाता है, प्लेटिनियम, प्लेडियम, रोडियम या फिर ऑल ऑफ द करेक्ट। कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है? तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सोचिए। सो ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। सभी के सभी ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। ये सभी मेटल्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है? चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पॉलीकार्पिक प्लांट? कौन सा एक पॉलीकार्पिक प्लांट है? प्लांट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पॉलीकार्पिक होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं। तो मोनोकार्पिक का मतलब जिसके अंदर बहुत मतलब एक ही रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। एक बार प्लांट लगा, उससे फ्रूट लगा, फिर वो चला गया, फिर दूसरी बार प्लांट लगा, जो सीज़नल काइंड ऑफ होते हैं। एक होते हैं आपने एक प्लांट लगा दिया, आम का प्लांट है उसको लगा दिया, उसको हर सीज़न में उसके हम क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हर सीज़न में अलग से प्लांट लगेगा आम का। नहीं, एक प्लांट होता है उसी से हम खाते रहते हैं फ्रूट, तो उसको पॉलीकार्पिक कहते हैं, ठीक है? सो अगर इनमें से ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन दैट पीयर यानी कि नाशपाती जो होती है वो आपकी अ, एक तरह से पॉलीकार्पिक प्लांट है, ठीक है? एरिल क्या होता है? आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ एरिल? एरिल क्या होता है? सो बताइए एरिल क्या होता है? जो बॉटनी वाले हैं वो इसका आंसर करेंगे मुझे बॉटनी वाले, एरिल क्या होता है? तो जो सीड होता है, सीड के ऊपर कुछ कवरिंग होती है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं। तो आउटग्रोथ ऑफ द फ्यूनिकल उसको हम क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूड इन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन में क्या इंक्लूड नहीं है?
ये हमने बायोटेक वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डायरेक्ट क्वेश्चन करा था, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी में बायोटेक्नोलॉजी है कि नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल है। फर्टिलाइज़ेशन ऑफ टेरेनकेल, इसमें ये हमने नहीं पढ़ा था बायोटेक में, तो इसको एक बार के लिए कट कर देते हैं। डीएनए वैक्सीन बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है? बिल्कुल होती है। जीन थेरेपी में यूज़ होती है? बिल्कुल होती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये एक तरह का प्लांट की ब्रीडिंग का ऑप्शन है, ये बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है? ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है। इन द बायोटिक इंटरेक्शन द एमनेसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, क्या होता है एमनेसिलिज्म? ये भी क्वेश्चन हमने करा हुआ है। जो क्वेश्चन हमने करे हुए हैं मैं उनको अगेन पिक करूंगी, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि हम लोग ऐसे ही कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आ रहा है, ठीक है? तो आप बताइए क्या होता है एमनेसिलिज्म? ये पीवाईक्यू भी 3 बार आ चुका है। मतलब पढ़ने की तो बात छोड़ो, अगर आपने पीवाईक्यू भी सॉल्व किए हैं तो ये पीवाईक्यू तीसरी बार आ रहा है। ये पहले भी आया है, उससे पहले भी आया है, और एमनेसिलिज्म ही आ रहा है हर बार। ठीक है? तो क्या होता है एमनेसिलिज्म? एमनेसिलिज्म होता है, जैसे हमारे हरियाणा में उसको कहते हैं जादू टोना कराना, है ना? जैसे 2 नेबर्स जो होते हैं, उसमें से अगर एक नेबर कुछ अच्छा ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ में, तो दूसरा नेबर क्या करता है? उसके घर में जादू टोना करा देता है, ठीक है? तो वो जादू टोना कराने से जो नेबर 1 है, उसको क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं, लेकिन किसी का नुकसान हो रहा है? तो इसको हम बोलते हैं कि 0 माइनस 1, ऑल्दो मैं बिल्कुल जादू टोना में विश्वास नहीं करती, बट फिर भी मैं आपको ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल देके बता रही हूँ कि कैसे ये वर्क करता है ना। सो इट्स 0 एंड नेगेटिव। ओके, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे अगेन कुछ प्लांट से रिलेटेड टर्म्स हैं और उनको आपने क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है? इसको हुँ, ठीक है। अब दिख रहा है आपको? चलो पहले ऐसे ही मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि सारी टर्म्स हमें एक बार पता होनी चाहिए, है ना? जो पेपर में आई है तो, क्योंकि हमने अभी तक प्लांट का एनाटॉमी नहीं करा है, इसलिए मैं आपको इसमें इसे सॉल्व करा देती हूँ। तो पहला है एडेलोफेस, एलो ये क्या होता है आपका, जब फिलामेंट जो है वो फ्यूज़्ड होते हैं और एंथर जो है वो फ्री होता है, उसको बोलते हैं सिनगाइनस। सिन मतलब कुछ तो चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई है, तो सिनगाइनस हम किसको बोलते हैं? जब आपके एंथर फ्यूज़्ड होते हैं और फिलामेंट फ्री होते हैं। गाइनो गैस्टियम इसको बोला जाता है किसको? जब आपका एंथर जो है स्टिग्मा से फ्यूज़ होता है। और एपी, एपी मतलब ऊपर, पेटलेस ऊपर जुड़ा हुआ, तो ये आपका हो जाएगा स्टेमन अटैच इन द कोरोला। और सिन एंड्रेस का मतलब हो जाएगा फिलामेंट एंड द एंथर आर फ्यूज्ड, फिलामेंट और एंथर जो है फ्यूज्ड है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, एक बार इन सारे टर्म्स को अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है विद देयर एक्सप्लेनेशन, कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपने करना है, ठीक है? थोड़ा आप थोड़ी-सी मेहनत की आदत डालो। आजकल ये बहुत ट्रेंड हो गया है कि मैं नोट्स बना रही हूँ, फिर मैं ही, मतलब मैं नहीं, अपनी बात नहीं कर रही, टीचर्स नोट्स बना रहा है और टेंचर जो है वो स्टूडेंट्स को दे रहा है। तो हमारी जो लिखने की हैबिट है ना, वो बिल्कुल चली गई। मतलब मैं खुद भी इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ कि मैं भी अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, तो कि ठीक है, सब कुछ हम आईपैड में खुल रहा है, आईपैड में याद हो रहा है। बट मेरे को ऐसा लग रहा है लिखना इज़ द बेस्ट थिंग, अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है, अपने हाथ से लिखना वो भी, ठीक है? तो आपने ये सारे टर्म्स जो है इनके जो भी डेफ़िनेशन है उसके साथ लिखनी है और याद करनी है, ठीक है? इट्स योर एचडब्ल्यू। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट रिक्वायर ए प्रेजेंस ऑफ लिविंग मेम्ब्रेन? ये हमने सेल बायो में किया था, ठीक है? लिविंग मेम्ब्रेन की ज़रूरत किसमें नहीं है, ये आपने सोचना है। देखो क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा-सा मोल्ड कर दिया है। क्वेश्चन सेम है, जो हमने किया था वही है, लेकिन थोड़ा-सा मोल्ड करके दे दिया है। सोचो आप। देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन लगे रहने चाहिए जो एक मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ ले जाने का काम करें। दैट मीन्स इसके अंदर मेम्ब्रेन चाहिए, मेम्ब्रेन मतलब लिविंग चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या बोला था कि मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या होगा, एटीपी यूज़ करके इधर से इधर प्रोटीन या मॉलिक्यूल जो भी जाएँगे, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑस्मोसिस का तो डेफिनिशन ही क्या था? थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जो आप लिविंग सेल के बिना
कर सकते हो, मतलब बाहर भी कर सकते हो, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन पे कर सकते हो, इसको किसी सेल मेम्ब्रेन के होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मल्टीपल एलील लोकेटेड ऑन, तो अभी ये हम जेनेटिक्स में करेंगे ये, ठीक है? मल्टीपल एलील्स आर लोकेटेड ऑन, मल्टीपल एलील जो है वो कहाँ पे होते हैं, उनकी लोकेशन पूछी गई है। ओके, सो डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम, अगर ये एक क्रोमोसोम है और इसकी यहाँ पे और यहाँ पे 2 डिफरेंट हैं, तो इसको तो क्या बोलेंगे? इसको तो जीन बोलेंगे। जीन ए, जीन बी, इसको अलील कैसे बोलेंगे? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। रैंडमली ऑन ए क्रोमोसोम बिल्कुल भी नहीं होगा। सेम लोकस ऑन ए होमोलोगस क्रोमोसोम, हाँ, अलील्स का ये एक मतलब उनका ये एक पर्टिकुलर फीचर है कि वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकेशन पे होने चाहिए, तभी हम उसको अलील कहेंगे, ठीक है? जैसे मैंने ये बनाया एक और एक ये बनाया, तो यहाँ पे अगर कैपिटल ए है तो यहीं पे स्मॉल ए होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं है कि यहाँ पे स्मॉल ए है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है? सो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, एफ्लाटॉक्सिन इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय, हमने एक जो बायो माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें बोला था हमने कि एफ्लाटॉक्सिन कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, मतलब कौन इसको प्रोड्यूस करता है, हमने ये पढ़ा था। इन्होंने पूछा है कि कौन प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है? तो एस्पराजिलस तो बिल्कुल ही करता है और पेनिसिलिन भी करता है। अब इसके अंदर क्या है, इन्होंने तो एक ही ऑप्शन दिया है कि आपको ठीक करना है। तो ये आई थिंक इस जो क्वेश्चन है इसको कैंसल ही किया होगा, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों ही एफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस नहीं करती हैं, तो आप एक को मार्क नहीं कर सकते। सो ये दोनों इसके ऑप्शन होते हैं, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नर्व सेल बॉडी, सेल बॉडी कल ही हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें आपने हमने सेल बॉडी पढ़ी थी, तो सेल बॉडी के अंदर क्या नहीं होता ये हमसे पूछा गया है, ठीक है? नीजल ग्रैन्यूल्स या नीजल बॉडी ये तो होते ही हैं, लाइपोसोम ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, माइलिन सीट, सेंट्रियोल, सोचिए, थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे माइलिन सीट तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि माइलिन सीट एक्सॉन वाले रीजन में होती है, सेल बॉडी में नहीं होती है। अगर आप सेंट्रियोल को देखोगे तो मैच्योर के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ सेंट्रियोल मतलब सेंट्रियोल जैसा कोई पार्ट उसके अंदर होता है, तो इसको हम एकदम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, माइलिन जो है वो एक्सॉन पे होती है, वो सेल बॉडी पे नहीं होती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्ब्यूमिन? ये भी हमने कल पढ़ा था ब्लड वाले चैप्टर में, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एल्ब्यूमिन का कि प्लाज़्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, कौन से प्रोटीन होते हैं? ग्लोबुलिन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है। एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाना, कैसे बनाना? क्योंकि ये वाटर को क्या करता है? होल्ड करके रखता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हिच इज़ नॉट ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से क्या इन चारों में से क्या ऐसा है जो अमीनो एसिड से नहीं बनता है, ठीक है? इसका नेचर जो है अमीनो एसिड से नहीं बनता है, वैसा बताना है। तो अगर आप देखोगे पोरफायरिन, सेरोटोनिन, एड्रेनालिन ये तीनों ही क्या बनते हैं? अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, जबकि इंसुलिन क्या है? ये तो एक पेप्टाइड है। प्रोटीनियस वाला नेचर का होता है, ये तो एक पेप्टाइड है, ठीक है? अगर आपको और फर्दर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को एचटेट ज़्यादा प्रेफरली पसंद करता है, ठीक है? वो पूछेंगे आपको सेरोटोनिन किस वाले अमीनो एसिड से बना होता है, तो आपने बोलना है ट्रिप्टोफैन से बना होता है। वो पूछेंगे एड्रेनालिन किससे बना होता है, तो आपने बोलना है टायरोसिन से बना होता है, ये तो उनका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है? टायरोसिन से बना होता है। वो पूछेंगे पोरफायरिन, तो आपने बोलना है ग्लाइसिन से बना होता है, ठीक है? और ये तो पेप्टाइड नेचर का हो गया। व्हाई डू कार्टिलेजियस फिशेस स्विम कंटिन्यूअसली, क्यों कार्टिलेजियस फिशेस जो होती हैं वो कंटिन्यूअसली स्विम करती रहती है, जैसे शार्क है वो क्यों कंटिन्यूअसली स्विम करती रहती है? टू अवॉइड सिंकिंग, डूबने से बचने के लिए, ब्रीदिंग के लिए, प्रिडेशन के लिए, या फिर क्यों ये कोल्ड ब्लडेड है इसलिए? बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टू अवॉइड द सिंकिंग, यानी कि डूबने से बचने के लिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता? इनके पास स्विम ब्लैडर नहीं होता।
जो बोनी फिशेज़ होती हैं उनके पास स्विम ब्लैडर होता है, वो उसकी हेल्प से उनके पास बायोंसी रहती है और वो डूबती नहीं है, ठीक है? लेकिन इनके पास स्विम ब्लैडर नहीं है इसलिए इन्हें कंटीन्यूअसली अ, स्विमिंग करती रहनी पड़ती है, सिंकिंग डूबना ना पड़े इनको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर द लोग एप्रॉन कौन-सा इसमें से एप्रॉन है? लैक एक एप्रॉन है, हमें पता है, ट्रिप्टोफैन एक एप्रॉन है, हमें पता है और एरा ये तो एराबिनोज़ वाला ये भी एक क्या है? ये भी एक ओप्रोन है, तो ये सभी के सभी क्या हैं? ओप्रोन है, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग करना है हमें इसमें कॉलम 1, कॉलम 2 से मैच करना है, तो चलिए मैच करते हैं। ओके, तो ये तो सारे वो पॉइंट्स हैं जो हमने बायोटेक्नोलॉजी में करे थे। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि कोई भी बच्चा जो नया जुड़ रहा है, प्लीज़ डोंट स्किप बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी छोड़ रहे हो तो आप अपना 10 से 12 नंबर का नुकसान करा रहे हो क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी सीधा नहीं आ रही, बट बायोटेक्नोलॉजी हर तरीके से आ रही है, हर तरीके से ऐड हो रही है। अभी आप इसमें देखना कि आप कितने क्वेश्चन करोगे बायोटेक्नोलॉजी के, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है? सो रोजी हमने पढ़ी थी कि रोजी एक गाय है जिसके अंदर क्या है, जिसको बनाया गया है ऐसे प्रोटीन रिच मिल्क जो कि जिसमें अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन वाला जो प्रोटीन होता है जो सिमिलर है जैसे कि मदर मिल्क में होता है। सो प्रोटीन इन रिच मिल्क ये बात बिल्कुल ठीक है। विद 2 विद 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 2 ऑप्शन को कट कर देते हैं। एलाइज़ा किसके लिए यूज़ किया जाता है? एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए बी विथ 3 बी विथ 3 बी विथ 3 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आरओपी, आरओपी हमने पढ़ा था कहाँ? पीबीआर 322 के अंदर एक जीन होता है आरओपी, आरओपी मतलब एक जीन नहीं होता है, एक स्ट्रेच होता है। अ, ऐसे प्रोटीन्स जो कि ज़रूरत है किसके लिए? प्लाज़मिड के रेप्लिकेशन के लिए। सो कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द प्लाज़मिड रेप्लिकेशन तो सी विथ 4 सी विथ 4 डी विथ 1 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन गैस्ट्रोपोड व्हिच पार्ट अंडरगो टॉर्शन तो गैस्ट्रोपोड के अंदर क्या होता है? जो डेवलपमेंट है, उसके अंदर डेवलपमेंट के लिए टॉर्शन होना ज़रूरी होता है और जो टॉर्शन है वो किसका होता है? ये आपसे पूछा गया है। सो अगेन इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि टॉर्शन जो होता है वो विसरल ऑर्गन्स का होता है और कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब ये जो क्वेश्चन्स है ना ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है? इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनती है, आपने याद करने होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन इज़ प्राइमरीली बेस्ड ऑन द डिफरेंस थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्ल हूज ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल हूज ने दिया था। उन्होंने बोला था क्या? कि बैक्टीरिया होते हैं, आर्के बैक्टीरिया होते हैं और यूकैरिया होते हैं, ठीक है? तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये किस बेस पे दिया गया था? प्राइमरीली, तो प्राइमरीली ये बेस पे दिया गया था, राइबोसोमल आरएनए के बेस पे दिया गया था, ठीक है? Which of the following organism is called nature's genetic engineering? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया है मतलब 2 से 3 बार तो बताया ही है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने बीटेक भी नहीं करी और वो क्या बन गए हैं? वो अब बन गए हैं क्या? इंजीनियर बन गए हैं। तो आपने अब बताना है कि ये क्या है? दिस इज़ योर एचडब्ल्यू कि आपने क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर बताना है 1, 2, 3, 4 में से क्या होने वाला है, ठीक है? ये मैं नहीं बता रही आपको क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। इंटरफ़ेस न्यूक्लियस इज़ लोकेटेड इन जो इंटरफ़ेस का न्यूक्लियस है वो कैसे होता है? वो डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, पोरस डबल मेम्ब्रेन या मल्टी लेयर्ड मेम्ब्रेन आपने ये बताना है। सो जो इंटरफ़ेस का न्यूक्लियस होगा, वो तो अभी अपने मेम्ब्रेन के अंदर ही होगा क्योंकि माइटोसिस में जब जाएगी सेल तब वो मेम्ब्रेन क्या होगा? टूटना शुरू होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? पोरस डबल मेम्ब्रेन हो जाएगा। इन मेज व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मेयोसिस टू प्रोड्यूस 100 ग्रेन अगर आपको 100 ग्रेन बनाने हैं एक मेज के अंदर तो आपको कितने मेयोसिस चाहिएंगे मिनिमम ठीक है ये आपका क्वेश्चन है देखो ये क्या है ये एक पी वाई क्यू रिपीटेड भी है तो अगर आप इस तरह का पी वाई क्यू एक बार कर लोगे और आपके पेपर में मान लो उन्होंने 100 की जगह 200 कर दिया तो आप अगर आपको लॉजिक पता है तो कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन तो इजी है फिर है ना इतना तो कर ही सकते हो तो देखो ग्रेन बनाने के लिए ग्रेन क्या है ग्रेन इज ए बेबी बेबी बनाने के लिए क्या चाहिए मदर चाहिए फादर चाहिए ठीक है मदर का गेमेट चाहिए फादर का गेमेट चाहिए अब फादर का गेमेट जो है उस वो जब बनता है तो उसमें क्या होता है
एक मियोसिस में क्या बनती है, 4 सेल्स बनती है और चारों के चारों क्या है, फंक्शनल है। जबकि मदर के अंदर क्या है, 1 मेगास्पोर जब बनता है, तो उसके अंदर क्या होता है, 3 डीजनरेट हो जाती हैं और 1 जो है वो फंक्शनल रहता है। तो यहाँ से क्या हुआ, एक मियोसिस में 1 गैमेट बना, यहाँ पे क्या हुआ, 1 मियोसिस में 4 गैमेट बने। मतलब मैं कह सकती हूँ 25 मियोसिस होंगी, तो आपके 100 गैमेट्स बन जाएँगे मेल वाले, ठीक है? अब फीमेल वाले तो 100 चाहिए, लेकिन फीमेल में तो 1 में 1 ही बन रहा है, यानी कि 100 मियोसिस होंगे तो आपके तब जाके आपका 100 अ, फीमेल गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ पे कितने मेयोसिस हुए? 100, यहाँ पे कितने हुए? 25, टोटल कितने हुए? 125, ठीक है? ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वाटरप्रूफिंग सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द कॉर्क एंड द एंडोडर्मल सेल? सो कॉर्क और एंडोडर्मल सेल जो है जिसको सीक्रेट करती हैं, जो वाटर से रेजिस्टेंट रहता है, वो कौन-सा होता है? वो होता है आपका, उसको बोलते हैं सुब्रिन। इसको क्या बोलते हैं? सुब्रिन, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइटिक ग्रीन एल्गा? कौन सा एक पैरासाइटिक ग्रीन एल्गा है? सो पैरासाइटिक ग्रीन एल्गा डायरेक्ट है, स्फेलोफोरस होता है। ठीक है, अगेन आगे बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग। ओके, सो ये भी क्या है, एक पी वाई क्यू रिपीटेड है और इनको हमने हमारे जो सेल वाला सेल बायोलॉजी जो किया था उसमें हमने बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको तब भी बताया था कि किसका क्या फंक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है, ठीक है? सो पॉलीराइबोसोम किससे रिलेटेड है? पॉलीराइबोसोम किससे रिलेटेड है? प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। ए विद 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो 2 ऑप्शंस को हटा देते हैं, ठीक है? उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस कहाँ पे होते हैं? लाइसोसोम के अंदर होते हैं, तो ये बी विद 2, बी विद 2, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसईआर क्या करता है? स्टेरॉइड सिंथेसिस कराता है, सी विद 5, बस हो गया ऑप्शन, मिल गया हमें अपना ऑप्शन। थाइलाकोइड कल ही हमने फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा था? ग्रेना पढ़ा था। क्रिस्टे किसमें होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। तो इस तरह अभी देखो, इस पूरे इस एक ही चैप्टर में इन्होंने क्या एक ही क्वेश्चन में इन्होंने पूरा चैप्टर आपका जो है सेल बायोलॉजी जो है वो रख दिया था क्या? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन होते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है जिसने भी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बनाए हैं ना, मतलब आई आई सैल्यूट दैट पर्सन कि जिसने भी ये बोला है कि कि पेपर में कुछ मैच द फॉलोइंग भी होने चाहिए, क्योंकि इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें तिकड़मबाजी करके आपका आंसर निकल ही जाएगा, चाहे आपको कितना भी नहीं आता हो कोई चीज़ फिर भी, ठीक है? सो दिस ये बेस्ट होते हैं, इनको आपने क्या करना होता है, पहले आप जब पेपर स्कैन करते हैं ना अपने एक बार कि क्या-क्या आया हुआ है, तो जहाँ भी मैच द फॉलोइंग आए हो ना, उसको फटाक से सर्कल करो, सबसे पहले उनको ही सॉल्व कर दो। और 4 से 5 मैच द फॉलोइंग आते ही हैं हर एक पेपर में, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इटैल्यूएशन इन द प्लांट इज़ कॉज्ड बाय, ये एक टर्म है प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड। सो ये अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इटैल्यूएशन का मतलब होता है जब कोई प्लांट जो है वो डार्क कंडीशन में इसको ग्रो कराया जाता है। अब किसी प्लांट को आप अगर आप डार्क कंडीशन में ग्रो कराओगे तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस होगी? आप बोलोगे नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो वो प्लांट कितना ग्रो करेगा? तो उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, उसके जो लीव्स हैं वो येलो कलर के हो जाएँगे, उसके जो इंटरनोड है वो इलोंगेट हो जाएँगे, ठीक है? ये 3 बातें याद रखनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अ बीइंग ग्रोन इन डार्क, डार्क में जो ग्रोन किया जाता है उसको हम बोलते हैं। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फ्लाइंग मैमल? ये देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फ्लाइंग मैमल? एक मैमल भी होना चाहिए और वो उड़ने वाला भी नहीं होना चाहिए। एक तो मैमल उड़ते ही नहीं है पहली बात तो, मतलब एक्सेप्शन को छोड़ दो आप, मतलब बर्ड्स उड़ते हैं ना, मैमल्स तो एक्सेप्शन उड़ेगा। तो एक ऐसा मैमल जो उड़ता है वो क्या है? वो आपका बैट है, ठीक है? चमगादड़ जिसको आप कहते हो। तो वो एक ऐसा मैमल है जो कि उड़ता है, ठीक है? अब उन्होंने क्या किया, बैट की आपको डिफरेंट स्पीशीज़ दे दी गई हैं कि ये बैट की स्पीशीज़ हैं और इनमें से क्या उड़ता है और क्या नहीं उड़ता है, ये आपने बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं यही आपका दिमाग खराब करने के लिए आते हैं। आपने पूरा एनिमल किंगडम पढ़ लिया, आपने मैमल्स पढ़ लिया, मैमल्स के बारे में सब पढ़ लिया, लेकिन आप बैट्स के बारे में तो पढ़ना भूल ही गए। ये तो गलत बात है। आपको बैट्स के बारे में पढ़ना चाहिए था, है ना? तो ऐसे नहीं करना है आपको, आपको बैट्स के बारे में पढ़ना है। फिर आपको बैट्स की स्पीशीज़ भी पढ़नी है, फिर आपको ये भी पढ़ना है कि कौन-सी ऐसी स्पीशीज़ है जो उड़ती नहीं है, ठीक है? ये भी आपने पढ़नी है। सो ऐसे आपने एनिमल किंगडम पढ़ना है, समझ रहे हैं आप? और
इतना एनिमल किंगडम पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन कितना सॉल्व होएगा? 2 क्वेश्चन सॉल्व होएगा, ठीक है? उनका लॉजिक है ये, उन्होंने बना रखा है कि आप एनिमल किंगडम पढ़ के आओ, उसमें से हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 क्वेश्चन पूछेंगे हम ऐसे कि अगर आप नॉर्मल तरीके से पढ़ के आओगे, 11th-12th का पढ़ के आओगे, बीएससी तक का पढ़ के आओगे, हो जाएगा। लेकिन 2 क्वेश्चन हम ऐसे पूछेंगे जो मतलब आप रिसर्च करके आओ, फिर जाके आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं इनको कर सकता हूँ। ठीक है? नाउ इट्स अप टू यू कि आपको उन 2 क्वेश्चन के लिए पूरी एनिमल किंगडम की किताबें पढ़नी है मोटी-मोटी। मतलब एनिमल किंगडम इतना छोटा नहीं जितना हमको दिखता है। ठीक है? हर एक किंगडम की एक अलग किताब है। हर एक फ़ाइलम की एक अलग किताब है। तो वो सारी किताबें आपको पढ़नी है या फिर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और आपने ये देखना है कि मेरे जो हैं 55 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, अगर 2 गलत भी हुए तो चल जाएगा। ठीक है? और श्योर नहीं है कि गलत ही होंगे, क्या पता आपका तुक्का अच्छा लगे और आप 2 क्वेश्चन जो है वो सही करके आएँ। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग तुक्का बट मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है? दिस इज़ द रियलिटी। सो वो जो एक स्पीशीज़ बैट की जो उड़ती नहीं है, मैंने उसको ढूँढ लिया है और वो कौन-सी है, वो एरिनियस है, ठीक है? ये वाली स्पीशीज़ है जो उड़ती नहीं है, अभी ये सीखेगी उड़ना, फिर होगा बेचारी का इवोल्यूशन, थोड़ा टाइम दो उसको। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट फॉर द बर्ड्स? बर्ड्स के लिए क्या बात इनकरेक्ट है, ये पूछी गई है। Birds have monophyletic origin. Birds fly on the principle of direct movement. Birds ear of the bird have cloaca with the organ of Corti. Longest distance traveled by the migratory bird is 19,000 किलोमीटर। ठीक है? तो इसमें जो एक बात आपको थोड़ी अटपटी लग रही है, मतलब अगर आपको नहीं भी आइडिया है, तो अटपटी बात क्या है कि बर्ड्स फ्लाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मूवमेंट, मतलब उनका कोई उड़ने का प्रिंसिपल होगा ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, अरे भाई कोई चीज़ उड़ रही है। अगर मैं बोलूँ कि प्लेन के पास कोई टेक्नीक ही नहीं है, बस प्लेन उड़ रही है, ऐसा तो नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ उड़ रही है। तो जब प्लेन टेक्नोलॉजी के साथ उड़ रही है, तो बर्ड्स के पास भी कोई तो प्रिंसिपल होता होगा, कोई तो मैकेनिज़्म होता होगा, ये क्या डायरेक्ट मूवमेंट होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, ठीक है? हिसारडेल इज़ ए न्यू ब्रीड ऑफ शिप डेवलप्ड बाय, ये क्वेश्चन हमने बायोटेक में किया था। मैंने आपको बोला था, आपको याद रखना है हिसारडेल के बारे में कि हिसारडेल जो है वो एक तरह की शिप है, मतलब भेड़ है जो कि आपका हिसार में नहीं बनी है, कहाँ बनी है? पंजाब में बनाई है, ठीक है? कैसे बनी है ये आपने बताना है, इसके मम्मी-पापा कौन थे ये आपने बताना है। सो हिसारडेल इज़ डेवलप्ड बाय द क्रॉसिंग बिटवीन बीकानेरी ईव एंड मेरिनो रैम्स, ठीक है? ये आपने याद रखना है, ये देखो मध्यासी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन? अभी हम इवोल्यूशन करेंगे तो उसमें हम कवर करा देंगे इसको। सो अभी के लिए आपने याद रखना है कि होमो हैबिलिस 680 सीसी होता है, बिल्कुल ठीक है। होमो इरेक्टस का इतना होता है, नीदरलैंड्स का इतना होता है। सो ये सारी ही बातें क्या हैं? करेक्ट है, सारी बातें करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग ए साइनोवियल जॉइंट? कल मैंने आपको जॉइंट्स का एक कराया भी था और आपको बोला भी था कि ये आपने याद रखने हैं कौन से जॉइंट्स हैं, जॉइंट से क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन आ रखा है जॉइंट से, ठीक है? सो जॉइंट्स में एक बाल एंड साइनोवियल पूछा गया है, तो साइनोवियल में बाल एंड सॉकेट, पिवोट, हिंज ये सब है। वर्टिब्रा का जॉइंट जो होता है ये कार्टिलेजियस होता है, ये साइनोवियल नहीं होता है, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक अमीनो एसिड? कौन सा एक एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं है? अगेन दिस इज, ये अमीनो एसिड से डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो टायरोसिन, फिनाइलैलानाइन एंड ट्रिप्टोफैन, ये जो 3 बड़े नाम हैं, ये तीनों क्या हैं? ये एरोमेटिक्स हैं, ठीक है? जबकि वेलिन जो है वो सिंपल है, तो वेलिन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड टू द पीलियोट्रोपिक जीन? पीलियोट्रोपिक जीन का मतलब क्या होता है? जब एक ही जीन इम्पैक्ट हो लेकिन उसके कई अलग-अलग फिनोटाइपिक इफेक्ट आपको देखने को मिले, तो उसको हम पीलियोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है? सो पीलियोट्रोपिक जीन की वजह से कौन-सा जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो डाउन सिंड्रोम तो क्रोमोसोम की वजह से होता है, तो ये तो नहीं होगा। हैंगटिंग भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? पीकेयू हो जाएगा, क्योंकि जब इसके अंदर एक एंजाइम जो है वो नहीं बन पाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी डिजीज़ एक साथ देखने को मिलती हैं। ये भी क्वेश्चन हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में किया था। द फैलोपियन ट्यूब जो है उसके पार्ट्स आपने बताने हैं।
उसके पैटर्न में तो पहले क्या होता है? ये भी आपका एचडब्ल्यू, मैं नहीं बता रही आपको। मैंने आपको बताया था, अब आपको मेरे को बताना है, ठीक है? मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये लगभग 1-2 बार कंटिन्यू सेम टू सेम पूछा गया है, ठीक है? तो मोनोस्पोरिक जो है वो आपको देखने को मिलेगा पॉलीगोनम के अंदर, ठीक है? ऐसे कैसे याद रखना है? व्हिच इज़ नॉट ए नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट जो प्लांट की मूवमेंट होती है उसको नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे प्लांट ने कुछ टच किया, कोई केमिकल कुछ इस तरह से तो वो सेंस किया, तो उसको सेंसोनेस्टी कहते हैं। अगर आपने प्लांट को टच किया, जैसे छुई-मुई वाला पौधा होता है, आप टच करते हो उसके जो लीव्स हैं वो ऐसे रोल हो जाते हैं। उनको बोलो कि मम्मा अभी क्लास ले रही है, बाद में कॉल करेगी। मम्मा अभी क्लास ले रही है, बाद में कॉल करेगी। ओके, नाइस्टी नेस्टी होता है कि जब जो स्लीप और मतलब डे और नाइट वाला जो सेंस होता है उसको बोलते हैं। उस तरह का जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं। तो ये जो फाइटोनेस्टी है ऐसा कोई मूवमेंट प्लांट के अंदर नहीं होता है। प्लांट का क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक टर्म कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर एनी अदर ऑर्डर, मतलब एक टर्म ऐसी है जिसको हम दूसरे के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्या हम स्पीशीज़ को क्लास के लिए यूज़ कर सकते हैं? आप बोलोगे नहीं। क्या हम ऑर्डर को स्पीशीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं। तो ये जो टर्म्स हैं इनको हम एक दूसरे के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन टैक्सोन को हम किसी भी टैक्सोनॉमिकल रैंक के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो टैक्सोन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एपीजियल जर्मिनेशन इज़ ऑब्जर्व्ड इन, एपीजियल का मतलब होता है कि एक ऐसा जर्मिनेशन जिसके अंदर जो अ, ऊपर होता है, मतलब ऊपर किया जाता है, नीचे से ऊपर किया जाता है, इस तरह से आप समझो। तो जिसमें कोटिलिडन्स जो होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं, तो ये किसके अंदर होता है? कैस्टर के अंदर होता है। अगेन एक ये एक रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? टैग पॉलीमरेज़ पीसीआर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है? ये मैंने कराया हुआ है। टैग पॉलीमरेज़ कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? थर्मस इक्विसिटम जो एक थर्मो स्टेबल बैक्टीरिया है जो कि एक प्रिमिटिव कंडीशन से आया है, दैट इज आर्के बैक्टीरिया, ठीक है? आर्की बैक्टीरिया है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए मॉलिक्यूलर सीजर, अगेन ये बायोटेक का क्वेश्चन, पिछला भी बायोटेक से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। तो देखो बायोटेक के कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, उन पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका फेवरेट है बायोटेक ना, इतने ज्यादा बायोटेक के क्वेश्चन और हर बार पेपर में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक पेपर में आ रहे हैं। बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार हम रिवीजन भी करेंगे बायोटेक का फिर से। ओके, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए मॉलिक्यूलर सीजर, किसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर? लाइगेज को, लाइगेज को मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, किसको? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को। वेरी सिंपल। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन बायोजियो केमिकल साइकिल, मतलब नाइट्रोजन साइकिल दी गई है आपको, उसके अंदर ये कुछ स्टेप्स होते हैं और इनको करने के लिए कुछ अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। तो आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा बैक्टीरिया कैसे काम करता है, ठीक है? तो देखो, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो एक सिंपल बात ये है कि मुझे तो ये पता होता है कि जो ये वापस हो रहा है, यानी N2 से वापस से NO3 से वापस से N2 बन रहा है, इसको फाइंग या फिर सूडो जो मोनास होते हैं वो करते हैं। तो डी का जो होना चाहिए वो सूडो मोनास होना चाहिए। दैट मीन्स, सो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। 2 ऑप्शंस हमने क्या कर दिए? कट कर दिए। अब अगर आप देखोगे, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने का काम कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर करता है। तो पहला नाइट्रोबैक्टर होना चाहिए, पहला नाइट्रोबैक्टर है। सो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसे में आपने क्या करना है? ऑप्शन रिजेक्शन मेथड से जाना है। जितने ऑप्शंस आप कट कर सकते हो, उतना ही आप सही ऑप्शन की तरफ पहुँच सकते हो। ठीक है? ये बात ध्यान रखनी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज़ वर्टिब्रोकॉर्डियल रिब्स, ये मैंने कल आपको एक स्केलेटन सिस्टम के अंदर वो दिया था, एक छोटा-सा स्लाइड दिया था। मैंने बोला था कि जो लोग याद कर सकते हैं वो लोग प्लीज़ याद करें, बाकी जो लोग याद नहीं कर सकते दैट्स ओके, ठीक है? सो 8, 9 और 10 जो रिब्स होती हैं वो आपकी क्या होती है? फॉल्स रिब होती हैं, इसलिए उनको उनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉर्डियल रिब्स कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ट्रू रिब्स किसको कहते हैं तो आपने बोलना है 1 और 7 जो है वो ट्रू रिब्स। फर्टिलाइज़ेशन फ़िल्ट्रेशन इन यूनिफ़ेरस ट्यूब्यूल इज़ ए हेल्दी पर्सन, ये अगेन एक थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें आपने बताना होता है कि कितना जो है ब्लड फ्लो हुआ किडनी के अंदर और कितना प्लाज़्मा फ्लो हुआ।
सो ब्लड तो हम कैसे निकालते हैं? जीएफआर से निकालते हैं और प्लाज़्मा को हम निकालते हैं रीनल प्लाज़्मा फ़िल्ट्रेशन आरपीएफ से निकालते हैं, ठीक है? तो ये तो हमें पता है कितना होता है 125 और ये होता है अराउंड 625 तो ये आता है 2.20 दैट इज़ 20%, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैरेंजियल मीनिंग यानी कि ह्यूमन ब्रेन के ऊपर जो लेयर्स होती हैं उनको कैसे आप आउटर से इनर में अरेंज करोगे तो कल वाली क्लास में ये क्वेश्चन ये था आपका तो ये कैसे होता है ये आपका पहले आर्कनॉइड हो पहले ड्यूरा फिर आर्कनॉइड फिर पाया ठीक है डीएपी बोलते हैं इसको डीएपी ड्यूरा आर्कनॉइड पाया मेटल बायोडिग्रेडेशन ऑफ organophosphorus compounds of xenobiotics is associated with the bacteria जैसे कुछ बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जीनोबायोटिक्स होते हैं उनको कैसे उनको डिग्रेड करने के लिए क्या यूज किया जाता है सूडोमोनास या फिर फ्लेवोबैक्टीरिया तो आपने बोला है कि दोनों यूज किए जाते हैं ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर यूज किया जाता है क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर यूज किया जाता है रिपीटिव डीएनए मतलब उसके अंदर हमें क्या चाहिए होते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स चाहिए होते हैं अलग अलग फ्रेगमेंट्स तो रिपीटेटिव पोलीमॉर्फिक या वीएनटीआर ये सब इसमें यूज किए जा सकते हैं ऑल ऑफ द करेक्ट इसके लिए आपको एक बात और याद रखनी है कि इसको जो डिस्कवर करने वाले थे उनका नाम क्या था एलेक जेफरे ठीक है ये भी याद रखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है ये बताना है आपने ठीक है सो फ्लेयर वर्म इज डिग्रेडेड पैरासाइट इन द ह्यूमन ब्लड तो हमें पता है कि ये लिम्फ का लिम्फेटिक सिस्टम को ये अफेक्ट करता है फ्लेरियल तो ये बात बिल्कुल ठीक है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है नाउ स्टेरिक एसिड डेवलप इन द अडल्ट टैपवर्म इनसाइड द सेकेंडरी होस्ट बॉडी ये आई डोंट नो अभी पता नहीं है देखते हैं ठीक है स्पोरोजाइट ऑफ द प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट मैन थ्रू द लीवर सेल फर्स्ट ये बात बिल्कुल ठीक है मतलब मुझे पता है 1 और 3 एकदम ठीक है तो अब मैं चलती हूँ मुझे इनकरेक्ट बताना है मुझे क्या बताना है इनकरेक्ट बताना है सो 1 ये वाला ऑप्शन हट जाएगा ये वाला ऑप्शन हट जाएगा और 3 भी ठीक है तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा सो 2 and 4 इज द इनकरेक्ट ये क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रेनियल नर्व इन गैसोफेरेंजियल इन मैमल्स तो मैमल के अंदर जो गैसोफेरेंजियल यानी कि फेरिंग्स और इन सबको कनेक्ट कराती है सेंस और थ्रू द सीएनएस वो कौन सी होती है वो आपकी नाइन्थ होती है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और आपने करा भी था ठीक है आपने कमेंट में इसका आंसर भी दिया था तो जो लोगों ने कमेंट में आंसर नहीं दिया था वो लोग अब यहाँ पे आंसर देंगे कि टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं ठीक है ये आपका CW है नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द जेनेटिक कोड के बारे में क्या बात सही नहीं है ठीक है जेनेटिक कोड से इस पेपर में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं नहीं ज्यादा ही आए 3 क्वेश्चन आए हुए हैं हाँ, ठीक है तो एम एम अनएम्बिशियस होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एक ही जो अमीनो एसिड है उसको कई तरह से कोड किया जा रहा है AUG भी कर रहा है AUC भी कर रहा है ऐसे ऐसे कई तरह से कोड किए जा रहे हैं यानी एक ही अमीनो एसिड के लिए 4 कोडोन होते हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक है डीजनरेसी तो होती ही है रीड इन कंटिन्यूस मैनर मतलब इसमें कोई कोमा कोई फुल स्टॉप कुछ नहीं होता है इनको सीधा ही पढ़ा जाता है ठीक है तो ये बात बिल्कुल ठीक है इट इज़ यूनिवर्सल ये बात लिखी हुई है किताबों में और ये सही भी है बट इसके अगेंस्ट में एक हाइपोथेसिस है इसको हम कहते हैं वॉबली हाइपोथेसिस जो बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो कोडिंग है वो अलग तरह की है और माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ी अलग तरह की है ठीक है तो उस अकॉर्डिंग हम ऑप्शन अगर लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 जो है वो ठीक हो जाएगा ठीक है विल्मोट बल्बर इज यूज्ड फॉर ये किसके लिए यूज की जाती है तो ये एक तरह की बेसिकली मशीन है जो यूज की जाती है फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे ये मेजर क्या करती है कि कितना ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हुआ ठीक है ए मॉसेस डिफरेंट फ्रॉम द फर्न्स हैविंग अगेन मैं कह रही हूँ कि आपने क्या पढ़ना है उसके अंदर अभी मैं कराऊंगी ठीक है आप हम उसके अंदर पढ़ेंगे कंप्लीटली ब्रायोफाइट्स के बारे में और ट्राइडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स के बारे में कि कैसे डिफरेंस होता है आप लेकिन एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है वो क्या आ रहा है कि जो हम्म, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं चल रहा है मुझे ओके वाइट कलर सेलेक्ट हो गया मुझे लगा मेरी पेंसिल डिस्चार्ज हो गई ओके चल रहा है
जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसके अंदर आपने याद रखना है क्या? GISD याद कीजिए, ब्रायोफाइट्स के अंदर GISD याद कीजिए। ब्रायोफाइट्स GISD। ब्रायोफाइट्स के अंदर गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, जबकि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है। बस आप टेरिडोफाइट का मत याद कीजिए क्योंकि फिर कन्फ्यूजन आता है। आप सिर्फ ब्रायोफाइट का यूज़ करिए, ठीक है? तो अब मोसेस किस में आते हैं? ब्रायोफाइट्स में आते हैं, तो देखते हैं। अ, मोसेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फन क्योंकि उनके पास क्या होता है? उनका जो है डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है। यही तो पढ़ा एसडी यानी कि डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर सिलेक्टेड? आर सिलेक्टेड क्या होता है? देखो, जब हमने अ, सक्सेशन पढ़ा था तो उसके अंदर हमने 2 तरह की कम्युनिटीज़ पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने पायनियर, एक पढ़ी थी हमने क्लाइमेक्स। तो जो पायनियर हैं, आप ये समझो कि वही क्या है, वही आर सिलेक्टेड है। जो क्लाइमेक्स है वही क्या है, वही आपकी के सिलेक्टेड है। जैसे कि अ, सिंपल है, एक सिंपल रॉक है, उसके ऊपर अभी कुछ नहीं है, तो पहले जो स्पीशीज़ आएँगी वो आपकी आर सिलेक्टेड होंगी, ठीक है? वो क्या करेंगी, वहाँ पे जितने भी रिसोर्स हैं उसको बस खाएँगी, रिप्रोड्यूस करेंगी, खाएँगी, रिप्रोड्यूस करेंगी, खाएँगी, रिप्रोड्यूस करेंगी, ठीक है? और जो आपकी के सिलेक्टेड है वो बाद में आएँगी, वो क्या करेंगी, वो कॉम्पिटिशन करेंगी, उनके पास कैरिंग कैपेसिटी होगी, उनके लिए चीज़ें जो है वो इतनी ईज़ी नहीं होंगी, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? या फिर आप अब अभी के लिए एक बात समझ ली कि एक अ, जैसे एक जंगल के अंदर वो जो हमने बचपन में एक स्टोरी सुनी होती है ना, चींटी और हाथी वाली, तो वो वाली स्टोरी है। एक चींटी है और एक हाथी है, तो चींटी को आप समझ लीजिए कि वो आर सिलेक्टेड है, हाथी जो है वो के सिलेक्टेड है, ठीक है? अब चींटी का क्या काम है? खाना खाया, बच्चे भी अंडे दिए, बच्चे पैदा किए, यही काम है। और वो एक ही टाइम में मतलब जब तक एक हाथी प्रेग्नेंट होगा और उसका हाथी फीमेल जब प्रेग्नेंट होगी और जब उसका बच्चा आएगा, जब तक चींटी की तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, इतने टाइम में, मतलब बेहद पॉपुलेशन बढ़ गई होगी। लेकिन जब जो हाथी का बच्चा होगा, वो ज़्यादा कॉम्पिटिशन कर पाएगा या चींटी का बच्चा कर पाएगा? तो आप बोलोगे हाथी का बच्चा, तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब हाथी और चींटी को दिमाग में रखना है और ऑप्शंस पढ़ने हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर द आर सिलेक्टेड? आर सिलेक्टेड के लिए क्या नहीं है? मतलब चींटी के लिए क्या नहीं है, ये याद रखना है आपने। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, बिल्कुल लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकती है। पैरेंटल केयर अभी देखेंगे। रिप्रोड्यूस क्विकली बिल्कुल करती है। लो सर्वाइवल रेट, कैसे ही सर्वाइव करेगी? एक हाथी ने आके अगर उसके ऊपर एक पैर रख दिया, तो पता नहीं कितनी लाखों चींटी मर जाएँगी, तो लो सर्वाइवल तो है ही प्रोजेनी का। पैरेंटल केयर कहाँ है? कौन-सी चींटी अपनी बेटी या बेटे का ध्यान रख रही है? कोई नहीं रख रही, लेकिन हाथी की जो मतलब मम्मी होंगी वो हाथी का बड़ा ख्याल रखती हैं, है ना? उसको दूध पिलाना, ये सब करना, मतलब कितना कुछ करती हैं उसके लिए। तो पैरेंटल केयर किसके अंदर होती है? जो के सिलेक्टेड होती है उनके अंदर पैरेंटल केयर होती है। अगर पैरेंटल केयर की जाएगी तो क्या होगा? जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, प्रोजेनी ज़्यादा सर्वाइव करेगी। जहाँ पैरेंटल केयर नहीं होगा वहाँ प्रोजेनी सर्वाइव नहीं करेगी, ठीक है? सो यही आपने बताना है कि आर सिलेक्टेड के अंदर क्या नहीं होता? पैरेंटल केयर नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 148 इन सिट्रिक साइकिल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन टेक प्लेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन का मतलब होता है कि सिट्रिक साइकिल के अंदर एटीपी कब बनती है, कौन से स्टेप में बनती है, ये बताना है। तो इसके लिए आपको साइकिल याद होनी चाहिए। सो जब आप सक्सिनेल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनाते हो तो उस टाइम में आपका एटीपी बनती है, ठीक है? फाइंड आउट द ऑड वन, इसमें से अलग क्या है वो आपने बताना है। तो अगर आप इनको देखोगे, सो राइबोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये तीनों क्या हैं? ये क्या है तीनों? ये तीनों मोनोसैकेराइड हैं, जबकि सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है, ठीक है? तो हमने ऑड चुन लिया, यही है ऑड, दिस इज द ऑड वन। द फिनोमिना इन विच द सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, अभी मैंने आपको ये बताया था कि एक ही जीन के अलग-अलग इफेक्ट आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्या? पीलियोट्रॉपी, क्या कहते हैं? पीलियोट्रॉपिज्म, ठीक है? सो 150 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपने सही से अब तक पढ़ाई की होगी, तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, अगर अभी इतना ज़्यादा रिवीजन भी हमारा नहीं हुआ है क्योंकि हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, ठीक है? तो अभी भी आप इसमें से आराम से 40 क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा-सा समझ के साथ क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि मैं आपको फिर भी कह रही हूँ कि आप कितना भी रिवीजन कर लीजिए,
आप ये मत मानिए कि वहाँ क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट लिखे होंगे कि मैं आंसर हूँ, मुझे चूज़ कर लीजिए। आपको सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन्स मोल्ड होके आते हैं, कॉन्सेप्ट वही आएँगे, क्वेश्चन्स थोड़े-से मोल्ड होके आ सकते हैं, ठीक है? तो आपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है और पेपर को एकदम ध्यान से देना है, तसल्ली से देना है, बिल्कुल पैनिक करके नहीं देना है, पैनिक में चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है? और जो 5 क्वेश्चन्स उन्होंने आपके लिए बना रखे हैं पैनिक करने के लिए, आप उनको बोलो कि हम 5 तुम्हारे 5 क्वेश्चन में तुक्का मार के आएँगे, हम दिमाग ही नहीं लगा रहे, तुम बना लो। हम क्या करेंगे, हम अपने 55 क्वेश्चन ठीक करके आएँगे, जिसमें से 50 हमारे ठीक ही होंगे, ठीक है? ये वाला आप माइंडसेट रखो क्योंकि अ, मतलब झूठ क्या बोलना यार एज़ अ टीचर मैंने तो खुद ही पेपर दिया है, तो मैं भी तो इसी माइंडसेट के साथ जाती थी। ऐसा कौन बच्चा होगा जो 60 में से 60 करके आएगा और कोई है तो मतलब वो अच्छी बात है, दैट्स आई एप्रिशिएट दैट ठीक है? अगर कोई 60 में से 60 ला रहा है इस पेपर में और क्योंकि हम हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है पढ़ने का, ठीक है? मतलब मेरे तो ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि हाउसवाइफ़ हैं, काम कर रही हैं या फिर जॉब करते हैं, तो उसके साथ पढ़ाई करना और फिर एग्ज़ाम देना तो हम तो यही बहुत कर रहे हैं। अगर इतना करके हम एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई कर पा रहे हैं, हम अपने आप को बेस्ट समझते हैं, ठीक है? हमें समझना भी चाहिए। अगर हम इतना कुछ सँभालते हुए भी एक एग्ज़ाम इतना हार्ड एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर पा रहे हैं, दैट्स ओके। इट डज़न्ट मैटर आप 60 ला रहे हो, आप 50 ला रहे हो, आप क्वालीफ़ाई कर रहे हो दैट्स मैटर, ठीक है? सो बिल्कुल टेंशन लेना है, रिलैक्स रहना है एकदम, रिवीज़न की चिंता नहीं करनी है। ऑल्दो मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ, मतलब आप देख सकते हैं आई एम स्टिल ऑन क्या बोलते हैं उसको आई एम स्टिल ऑन थिंग्स जो कि ठीक नहीं है। मतलब मैं अभी भी ये जो है इस बेल्ट के सहारे काम कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे से नहीं बैठने नहीं बन पा रहा है। मैंने आपको बताया था कि मेरा बैक पेन का प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वज़ह से अ, फिजियो भी जाना पड़ रहा है दिन में 2 बार। और आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा समझिए कि मैं करा दूँगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ और मैं बिल्कुल आपके साथ एकदम कमिटेड हूँ इस बात को लेके कि मैं सिलेबस कराऊँगी, मैं रिवीज़न कराऊँगी, मैं सारे पेपर कराऊँगी, मैं मॉक टेस्ट कराऊँगी। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि 1 दिन के अंदर सब नहीं हो सकता और 1 दिन के अंदर आप भी तो सब नहीं पढ़ सकते ना। सो टाइम लगेगा, बट हमारे पास टाइम है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हमारे पास 10 दिन आराम से पड़े हुए हैं और 10 दिन में चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? हाँ, अभी आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास क्लास है, जो भी आपके पास नोट्स हैं, अगर नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं मतलब बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो मैं टेलीग्राम का कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि वो ये क्या हुआ है जिसकी वज़ह से टेलीग्राम नहीं चल पा रहा है, मतलब मेरा भी नहीं चल रहा है अच्छे से। मैं उसको क्लिक कर रही हूँ तो या तो वो ओपन नहीं हो रहा है या फिर कुछ तो इश्यू हुआ है मतलब। सो मैं आप अगर आप मेरी पोस्ट पे जाके देखोगे तो वहाँ पे एक लिंक है, जहाँ से आप सीधा मेरे व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्ट हो जाओगे। वो ग्रुप नहीं है, आपकी प्राइवेसी का बिल्कुल ध्यान रखा गया है, ना आपको मेरा नंबर शो होगा, ना मुझे आपका नंबर शो होगा, ना आपको किसी का नंबर शो होगा। वो जस्ट लाइक टेलीग्राम वो वैसा ही ग्रुप है जिस पे आपको भी सिर्फ़ कनेक्ट होना है और वहाँ पे वन वे कनेक्शन होता है मतलब मैं ही सिर्फ़ आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ। मैं आपको उम, नोट्स प्रोवाइड करा सकती हूँ या फिर क्लास से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। सो आपको बिल्कुल ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि ये कोई प्राइवेसी इश्यू है नंबर वगैरह का, नहीं ये एक चैनल है जस्ट लाइक द टेलीग्राम चैनल आप उसको मतलब क्लिक करके आप उसपे जुड़ जाइए और मैं वहाँ पे ये जो अभी जो भी मैराथन क्लासेस के जो नोट्स हैं वो डाल दूँगी ताकि आपको सारे नोट्स एक जगह ही हो जाएँ आपके, है ना? आपको ये ना हो कि ये वाला नोट्स नहीं मिल रहा, ये वाला नोट्स नहीं मिल रहा। तो आगे से जो भी नोट्स होंगे मैं उधर प्रोवाइड कर दूँगी क्योंकि यूट्यूब पे तो ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं जहाँ पे आप नोट्स प्रोवाइड कर सको। आइदर वी आर कनेक्टिंग टेलीग्राम और अभी टेलीग्राम नहीं चल रहा है तो हम फिर व्हाट्सएप चैनल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है? और थैंक यू सो मच फॉर द सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा आज का सेशन करके और अगर गलती से मैंने किसी गलत ऑप्शन को क्लिक कर दिया है तो प्लीज़ आप उसको दिल पे मत लगाइए। आप वी आर इन अ फेज ऑफ लर्निंग हम रोज़ सीखते हैं। सो अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको करेक्ट कर लूँगी। ठीक है? थैंक यू।